आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जो आपके दिमाग को उलझन में डाल देगी, जहां सच्चाई और धोखा इतने गहरे हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या असली है और क्या नकली। फिल्म का नाम है शटर आइलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे घनेरे बादलों से भरे आसमान के साथ। समुंदर में तूफान काफी तेज है, लहरों का शोर कानों में गूंज रहा है और एक नाव इस तूफानी समुंदर को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। नाव के अंदर हम पहली बार मिलते हैं एक आदमी से, यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स। टेडी मिरर के सामने खड़ा है, उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। वो नाव के बाथरूम में खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है। बाथरूम से निकलकर वो नाव के डेक पर आता है, जहां उसका पार्टनर चक उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों ऑफिसर्स एक नए केस पर जा रहे होते हैं, शटर आइलैंड। ये आइलैंड एक मेंटल असाइलम है जिसका नाम है एशेक्लिफ हॉस्पिटल, जहां उन लोगों का इलाज होता है जो ना सिर्फ मानसिक रूप से बीमार है बल्कि खतरनाक क्रिमिनल्स भी है। चक और टेडी के बीच छोटी मोटी बातें होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते और ये उनका पहला मिशन है साथ में। टेडी बात करते करते समुंदर की तरफ देखता है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में दर्द छुपा होता है। उसका मन व्याकुल है, जैसे सिर्फ केस के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्सनल वजह से वो इस आइलैंड पर जा रहा हो। हवा तेज चल रही है, नाव आइलैंड के करीब आती है और दूर से हमें पहली बार दिखाई देती है शटर आइलैंड। एक सुनसान भयानक सा आइलैंड जहां सिर्फ एक हॉस्पिटल है, चारों तरफ पानी और उसके अंदर का राज अभी बाकी है। नाव धीरे धीरे आइलैंड के किनारे लगती है। समुद्र के लहरों का शोर अब पीछे छूट रहा है, लेकिन आगे जो खामोशी है वो और भी ज्यादा भयानक महसूस होती है। टेडी और चक नाव से उतरते हैं। दोनों के चेहरे पर अलग ही तनाव है। बड़े बड़े पत्थर, कांटेदार तारों से घिरा हुआ एक हॉस्पिटल और उसके पीछे जंगल जैसा माहौल। ये जगह किसी भी एंगल से एक असाइलम नहीं लगती, ये तो किसी जेल से कम नहीं है। दोनों मार्शल्स को आइलैंड के गार्ड्स रिसीव करते हैं। हर गार्ड के हाथ में बंदूक होती है। चक थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी का चेहरा बिल्कुल सीरियस होता है। उसकी आंखें हर कोने को देख रही होती है, जैसे उसे किसी भी पल कुछ अनजानी चीज का अंदेशा हो। असाइलम के अंदर जाने से पहले गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि उन्हें अपनी बंदूकें यहीं जमा करनी होगी। टेडी पहले थोड़ा हैरान होता है, पर बाद में मजबूरी में अपना बंदूक दे देता है। टेडी और चक को एक ऑफिसर एस्कॉर्ट करता है, डेप्यूटी वार्डन मैक पियर्सन। उसका रवैया थोड़ा रूड होता है। वो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, माहौल और भी ठंडा लगने लगता है। पेशेंट्स के चीखने की आवाजें माहौल को डरावना बना देती है। टेडी के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द उभर आता है, जैसे कि कुछ यादें दिमाग में वापस आ गई हो, पर वो कंट्रोल कर लेता है और आगे बढ़ता है। उसका मिशन है एक पेशेंट रेशल सोलैंडो, जो बिना किसी निशान के इस सिक्योरिटी फैसिलिटी से गायब हो गई है, उसको ढूंढना। टेडी और चक को एस्कॉर्ट करके ले जाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर एक ऑफिस में, जहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर जॉन काउले से, जो इस हॉस्पिटल के चीफ साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर काउले उनका स्वागत करते हैं। उनके पीछे एक और आदमी खड़ा होता है, डॉक्टर जेरेमिया, एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट जिसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। डॉक्टर काउली उन्हें केस के बारे में बताते हैं। रेशल सोलैंडो एक पेशेंट जो सीवियर डिल्यूजनल डिसऑर्डर में थी। उसका भरोसा था कि वो एक माँ है जो अपने 3 बच्चों के साथ घर में रहती है, जबकि असली में वो हॉस्पिटल के एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में एडमिट थी। कल रात वो अचानक गायब हो गई। हॉस्पिटल का स्टाफ परेशान है क्योंकि वो सेल लॉक थी। गार्ड्स ने कुछ देखा नहीं और सब कुछ वैसे का वैसा
कैसा था। ये सुनकर टेडी के दिमाग में कई सवाल उठते हैं। कैसे कोई पेशेंट बिना किसी मदद के एक सिक्योर फैसिलिटी से गायब हो सकती है? क्या वो सच में गायब हुई है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? चक भी कंफ्यूज लगता है। वो हर डिटेल नोट करता है। डॉक्टर काउली उन्हें बताते हैं कि रेशल का कमरा जैसे छोड़ा गया था वैसे ही है। टेडी रिक्वेस्ट करता है कि वो साइट को पर्सनली देखना चाहता है। तभी डॉक्टर काउली उन्हें एक और बात बताते हैं कि वो किसी भी स्टाफ को इंटरोगेट नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के। ये सुनकर टेडी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर गलत है। टेडी और चक अब रेशल सोलैंडो के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। उनका चेहरा सीरियस होता है और दोनों का दिमाग इस केस के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहा है। कॉरिडोर से गुजरते वक्त उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे हर दीवार कुछ बोल रही हो। वो रेशल के कमरे तक पहुंचते हैं। एक नर्स उनका इंतजार कर रही होती है, जो उन्हें बताती है कि कमरा बिल्कुल वैसे ही छोड़ा गया है जैसे रेशल ने उसे छोड़ा था। कमरा छोटा होता है, एक सिंपल सा बेड, एक अलमारी और एक छोटी सी टेबल। सब कुछ नॉर्मल लगता है। टेडी हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देखने लगता है। बेडशीट किस तरह बिछी है, खिड़की के ग्रिल किस हालत में है और कमरे का हर कोना। एक ट्रेंड मार्शल की तरह वो ऑब्जर्व करता है कि क्या ये सीन सच में एस्केप का सीन लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी चिट्ठी पर, एक कागज का टुकड़ा जो अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है। टेडी उसे बाहर निकलता है और उस पे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, द लॉ ऑफ फोर्ड हु इज 67। ये लाइन पढ़ते ही टेडी एकदम से रुक जाता है। ये क्या हो सकता है? लॉ ऑफ फोर्ड का मतलब क्या है? और ये 67 नंबर कौन है, जबकि असाइलम में टोटल 66 पेशेंट्स है। चक उसे पूछता है कि नोट में क्या लिखा है, तो टेडी उसे दिखाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। चक बोलता है कि हो सकता है ये सिर्फ एक पेशेंट की इमेजिनेशन हो, पर टेडी इतना सिंपल नहीं सोचता। उसके लिए हर क्लू मैटर करता है। उसके लिए हर लाइन के पीछे कुछ छुपा हो सकता है और वो इस नोट को भी एक सॉलिड लीड मानता है। रेशल के कमरे से वो छोटा सा नोट मिलने के बाद टेडी और चक का शक और गहरा हो जाता है। दोनों अब पेशेंट वार्ड की तरफ जा रहे होते हैं, जहां उन्हें कुछ सिलेक्टेड पेशेंट से बात करने का मौका मिलता है। डॉक्टर कौले ने कुछ नाम सजेस्ट किए होते हैं, वो पेशेंट्स जो रेशल के करीब थे। अंदर का माहौल शांत होता है। पेशेंट्स कुछ तो इधर उधर देख रहे होते हैं, कुछ हंसी हंसी में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ है, जैसे वो लोग अपनी दुनिया में बंद है या फिर किसी और से डर रहे हैं। पहला पेशेंट एक लेडी होती है। वो बताती है कि रेशल कुछ हफ्तों से परेशान थी। अक्सर उसे लगता था कि उसके बच्चे उसके कमरे में है। वो उनसे बातें करती थी, उनके लिए खाना रखती थी। टेडी और चक अब असाइलम के बाहर के हिस्से का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। एक खुला सा एरिया जहां से समंदर की लहरों की आवाज आती है और दूर लाइट हाउस नजर आता है। लाइट हाउस एक ऐसा टावर जहां से पूरा आइलैंड देखा जा सकता है। टेडी उस लाइट हाउस को देखते ही रुक जाता है। वो बोलता है, अगर मैं किसी को छुपाना चाहता तो लाइट हाउस परफेक्ट जगह होता। चक थोड़ा हंसकर कहता, वो तो एक नॉर्मल लाइट हाउस है टेडी। लेकिन टेडी के दिमाग में ये बात चिपक जाती है। वो इस जगह को इग्नोर नहीं कर सकता। दोनों लाइट हाउस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां तक जाने वाले रास्ता बंद होता है। दो गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। उनका कहना होता है कि वहां सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही जा सकते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। टेडी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चक उसे संभालता है। वापस आते वक्त टेडी का ध्यान असाइलम के अंदर एक और सेक्शन पर पड़ता है, वार्ड सी। ये सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया वार्ड है, जहां उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो वायलेंट है और जिन्हें मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए। डॉक्टर काउली ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। तभी एक तूफान आइलैंड के ऊपर छाने लगता है। आसमान अंधेरा हो जाता है, बिजली चमकने लगती है और हवा तेज चलने लगती है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज सबको वापस अंदर बुला लेते हैं। टेडी के दिमाग में अब कई सवाल
घूम रहे हैं। रेशल सच में गायब है या इसे बनाया गया है? वो 67 नंबर पेशेंट कौन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइट हाउस के अंदर क्या छुपा है? अब एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। बारिश जोर से हो रही होती है, बिजलियां चमक रही होती है और हवा तेज चल रही होती है। इस तूफान की वजह से आइलैंड का कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो गया है। नाव जो मेनलैंड से आती है अब नहीं आ सकती। इसका मतलब है टेडी और चक अब यहाँ फंस चुके हैं। इस इमरजेंसी के चलते हॉस्पिटल स्टाफ में अफरा तफरी मच जाती है। सबको सेफ्टी वार्ड्स में शिफ्ट किया जाता है। टेडी और चक अपने टेम्पोररी क्वार्टर्स में लौट आते हैं, लेकिन टेडी का दिमाग अब और ज्यादा शार्प हो गया है। उसे लगता है कि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, जैसे उसे आइलैंड पर रोकने की कोशिश की जा रही हो। रात होती है और तूफान के बीच टेडी एक सपना देखता है, लेकिन ये सपना नहीं, एक हेलुसिनेशन होती है। उसके सामने उसकी बीवी आकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो धीरे से कहती है, शी इज स्टिल हियर टेडी, रेशल यही है। टेडी शॉक में होता है। ये हेलुसिनेशन इतनी रियल होती है कि वो समझ नहीं पाता कि क्या सच है और क्या दिमाग का खेल। तभी टेडी एक और हेलुसिनेशन देखता है, एक जलता हुआ अपार्टमेंट, एक छोटी सी लड़की जो चीख रही है और टेडी उस तक पहुंच नहीं पाता। ये लड़की बार बार कह रही होती है, Why didn't you save me? जब उसकी नींद खुलती है वो पसीने से भीग चुका होता है। चक उससे मिलता है और कहता है कि कुछ पेशेंट्स तूफान के दौरान भटक गए हैं। ये सुनते ही टेडी के चेहरे पर एक नई जगह जाने की चाहत जगती है। वार्ड सी, शायद यहीं से कुछ राज बाहर आए। वार्ड सी का दरवाजा लोहे का होता है और उस पर बड़ा बड़ा सा लिखा होता है, नो एंट्री, डेंजरस इनमेट्स। टेडी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है और चक उसके पीछे। अंदर का माहौल बिल्कुल अंधेरा और डरावना होता है। वहां से गुजरने के दौरान एक सेल में से आवाज आती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। टेडी टॉर्च से देखता है तो एक पेशेंट कोने में चिपका हुआ होता है, आंखों में डर और चेहरे पर पुरानी चोटों के निशान। उसे देखकर लगता है जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ दिमाग हिला देने वाला। टेडी उससे पूछता है, रेशल कहाँ है? क्या तुमने कुछ देखा है? वो पेशेंट धीरे से कहता है, सब झूठ है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। टेडी का दिमाग सुन हो जाता है। क्या वो सिर्फ एक केस सॉल्व करने आया है या उसके साथ कुछ और हो रहा है? चक आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन टेडी का इंट्यूशन उसे कह रहा होता है कि ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती। दोनों कुछ और सेल्स देखते हैं, लेकिन सब या तो खाली होते हैं या लॉक्ड। फिर एक जगह से कुछ आवाज आती है, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। टेडी एकदम से रुक जाता है। ये आवाज उसकी बीवी की होती है। वो टॉर्च लेकर उस डायरेक्शन में भागता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। अब हेलुसिनेशन और रियलिटी का फर्क और ज्यादा धुंधला पड़ने लगता है। वो अपने पुराने दर्द को याद करता है, अपनी बीवी की तस्वीर देखता है, उसकी आवाज गूंजती है उसकी जहन में। टेडी के जहन में फ्लैशबैक आता है, उसकी बीवी और टेडी का एक प्यारा लम्हा जब दोनों खुशी से हंस रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद एक दर्दनाक घटना जिसमें उसकी बीवी को आग लग जाती है। ये फ्लैशबैक इतना रियल होता है कि टेडी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब टेडी और चक हॉस्पिटल के सबसे रहस्यमय जगह लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। ये जगह आइलैंड पर सबसे ज्यादा गार्डेड है, जहां जाने की आम लोगों को इजाजत नहीं होती। लाइट हाउस के बाहर पहुंचकर टेडी टॉर्च जलाता है और ध्यान से अंदर चला जाता है। अंदर पूरा माहौल बिल्कुल अलग होता है। ये कोई नॉर्मल लाइट हाउस नहीं, बल्कि एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है। वहाँ कई डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और फाइल्स बिखरी होती है। टेडी धीरे धीरे उन पेपर्स को पढ़ने लगते हैं कि हाथ में एक फाइल होती है जिसमें उसकी अपनी मेडिकल हिस्ट्री लिखी होती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसका असली नाम एंड्रयू लैडिस है और वो एक मेंटल पेशेंट है जो अपने दर्द से बचने के लिए एक इमेजिनरी डिटेक्टिव का किरदार निभाता रहा है। वो खुद आइलैंड के एक पेशेंट है और पूरा केस उसके दिमाग का एक हेलुसिनेशन है। ये खुलासा टेडी के लिए एक बहुत बड़ा
बड़ा शौक होता है। तभी डॉक्टर काउली उसके पास आता है और बताता है कि आइलैंड पर सब कुछ एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें एंड्रयू को अपने पास्ट और सच का सामना करवाया जा रहा है। ये सब उसके मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर काउली यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है और कहता है कि एंड्रयू वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इतना मौत देखा है कि वो हैरान हो गया था। साथ में उसकी बीवी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं था। उसकी बीवी हमेशा डिप्रेशन में रहती थी और ऐसे ही एक दिन उसने अपने ही घर को आग लगा देती है, पर वो सब बच जाते हैं। इसके बाद टेडी अपने बीवी और 3 बच्चों को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं होता। एक दिन काम से लौटने के बाद वो देखता है कि उसकी बीवी ने अपने ही 3 बच्चों को घर के पीछे की तालाब में डुबा के मार दी है। उनकी लाशें तालाब में तैर रही होती है। ये देखकर अपना होश खोकर टेडी ने अपनी बीवी को गोली मार के हत्या कर देता है, लेकिन इसके बाद उसका भी दिमागी हालत खराब हो जाता है। कोर्ट से उसे इस आइलैंड पर इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन एंड्रयू अपने आप को एक यूएस मार्शल समझने लगा और अपने एक अलग दुनिया बना के उसमें हेलुसिनेट करने लगा। उसका जो पार्टनर था चक, दरअसल उनका असली नाम था डॉक्टर सिहान और वही टेडी का इलाज कर रहा होता है पार्टनर के रूप में। एंड्रयू उर्फ टेडी को ये बात समझ नहीं आती। वो अपने हेलुसिनेशंस और यादों के बीच उलझन में फंस जाते हैं। वो अपनी बीवी और उसके मौत के बारे में सोचता है जो उसके दिल को तोड़ देती है। डॉक्टर काउली और स्टाफ उसके दिमाग के अंदर के इस स्ट्रगल को समझने के लिए एक रोल प्ले करवा रहे थे ताकि वो अपनी मेंटल स्टेट से बाहर आकर अपनी असली आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर सके। लेकिन टेडी उर्फ एंड्रयू के दिमाग में कंफ्यूजन अभी भी है। फिल्म के अंत में टेडी एक साइकोलॉजिकल बात करता है, which would be worse, to live as a monster or to die as a good man। मतलब क्या जिंदगी एक मॉन्स्टर बनकर जीना ज्यादा बुरा है या एक अच्छे आदमी के रूप में मरना। ये लाइन दिखाती है कि शायद टेडी ने अपनी रियलिटी को दोबारा समझ लिया है या शायद वो फिर से अपनी हेलुसिनेशन में चला गया है। ये फिल्म एक ओपन एंडिंग है जिससे व्यूअर्स खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सच क्या है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म शटर आइलैंड की कहानी जो हमें दिखाती है कि इंसान का दिमाग कितना रहस्यमय हो सकता है। टेडी डैनियल्स की जर्नी हमें दिखाती है कि कभी कभी सच को समझना और अपने दर्द से लड़ना कितना मुश्किल होता है। फिल्म का एंड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी रियलिटी को कभी पूरी तरह समझ पाते हैं या अपने दिमाग के इल्यूजन्स में ही जीते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।